जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का 6 लेसन का अध्ययन करेंगे लोग, जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। यानी कि हम लोग 1 से 5 तक के लेसन कवर कर चुके हैं लोग, और वह मास्टर वीडियो के रूप में प्लेलिस्ट में है। तो आप लोग जो नहीं देखे होंगे लोग, आप लोग ये जाके देख सकते हैं लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, गैस उत्सर्जी पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मानव में परिसंचरण तंत्र तो रक्त तथा लसिका के द्वारा होता है। चूँकि यह कार्य मुख्यतः रुधिर द्वारा होता है, इसलिए इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हॉर्वे की द्वारा की गई थी। रुधिर परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? रुधिर परिसंचरण का अध्ययन तो एंजियोलॉजी कहलाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से किए जाने वाले कार्य, तो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो सबसे पहला कार्य है कि पोषक पदार्थों तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन इनके द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, हार्मोन को लक्षित ऊतक तक पहुंचाना, विभिन्न मध्यवर्ती उपापचयी पदार्थों का परिवहन। रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग निम्नलिखित है। यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग शामिल है, तो उसको देखते हैं लोग। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका हृदय, सीरा, रक्तचाप, धमनी, लसिका। ये सब रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग हैं। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसमें पहला देखते हैं लोग, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर यानी कि बिना किसी दाब के आगे बढ़ता है। यह बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। यानी कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वह किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है? तो यह बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। जैसे तिलचट्टा उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो तिलचट्टा, तितली, कीड़ा, ऑर्थोपोडा संघ के जितने जीव होंगे उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। घोंगा, ऑक्टोपस और यह मोलास्का। जो ऑक्टोपस है किससे संघ का जीव है? तो मोलास्का संघ का जीव है। दूसरा देखते हैं लोग कि बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से, किसके माध्यम से? तो एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर यानी कि एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है। यह आंतरिक कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। यह जो है बंद परिसंचरण तंत्र किस प्रकार के जीव में पाया जाता है? तो आंतरिक कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। जैसे मानो क्या है? तो स्तनधारी है। केंचुआ एनेलिडा संघ का जीव है। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं लोग मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। यानी कि इसमें दोनों तरह का काम किया जाता है। बंद और खुला भी परिसंचरण तंत्र भी काम करता है इसमें, और इसका उदाहरण में मछली और मेढक आ जाएंगे मिश्रित परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। उसके बाद अगला टॉपिक है कि रक्तवाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स। रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों को रक्तवाहिनी कहते हैं। उदाहरण धमनी तथा सीरा। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कि हमारे शरीर में रक्त का मार्ग, यानी कि हमारे शरीर में रक्त किस तरह से प्रभावित होता है, उनका मार्ग क्या है? तो जैसे हार्ट से, जो हार्ट मतलब पंप करता है ब्लड को, तो वह सबसे पहले कहाँ जाता है? तो महाधमनी से धमनी में जाता है। धमनी के बाद छोटी धमनी, और छोटी धमनी से केशिका, यहाँ पे कोशिका नहीं होता है, केशिका में जाता है। फिर केशिका से छोटी सीरा से सीरा में, सीरा के बाद महाशिरा, उसके बाद फिर हार्ट में चला जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है केशिका, कैपिलरी। यह एक पतली नस होती है। इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। केशिका आंखों से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जो केशिका होती है वह आंखों से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह धमनी तथा सिराओं को जोड़ती है। उसके बाद है हार्ट यानी कि हृदय को देखते हैं लोग कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है।
हृदय एक परिसंचरण अंग है तथा रुधिर का परिसंचरण करता है। हृदय क्या करता है? तो यह रुधिर का परिसंचरण करता है। हृदय को मांसपेशी अंग भी कहा जाता है। हृदय को क्या कहा जाता है? तो इसे मांसपेशी अंग भी कहा जाता है। हृदय पेशियों का बना होता है। यह किस प्रकार की पेशियों का बना होता है? तो यह हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इन झिल्लियों के बीच द्रव भरा होता है। हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इन झिल्लियों के बीच द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह द्रव बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। पेरिकार्डियम परत दो परतों से मिलकर बनी होती है। कितने परतों से मिलकर बनी होती है? तो दो परतों से। पहला परत होता है फाइब्रस लेयर यानी कि रेशेदार परत, और दूसरा परत क्या होता है? सीरोस परत यानी कि सेरोस लेयर यानी कि सेरोस परत। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। नवजात शिशु के हृदय का वजन का भार लगभग 20 से 25 ग्राम होता है। कितना होता है? नवजात शिशु के हृदय का वजन तो 20 से 25 ग्राम होता है। पुरुष के हृदय के वजन का भार लगभग 280 से लेकर 280 ग्राम से लेकर 340 ग्राम तक होता है। महिला के हृदय के वजन का भार लगभग 230 से लेकर 280 ग्राम तक होता है। हृदय का आकार शंकुकार होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? तो शंकुकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय क्या है? तो यह एक पंपिंग अंग है यानी कि यह ब्लड को पंप करता है। हृदय की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। कहाँ से होती है? मीसोडर्म से होती है। अभी कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट दिया गया है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। कौन सा हार्मोन के द्वारा हृदय उत्तेजित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। हृदय की दीवारें 3 स्तरों से बनी होती है। हृदय की दीवारें कितने स्तरों से बनी होती है? तो 3 स्तरों से। पहला होता है एपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम स्तर में हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं। एपिकार्डियम स्तर में क्या पाई जाती हैं? तो हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं जो रचना में ऐच्छिक पेशियों के समान जबकि कार्यविधि में अनैच्छिक पेशियों के समान होती हैं। हृदय पेशियाँ तेजी से संकुचित होती हैं तथा कभी थकती नहीं हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है हृदय का। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं हृदय कोष्ठक। हृदय कोष्ठक यानी कि हार्ट चैम्बर। हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा यानी कि खाली स्थान। गुहा का मतलब क्या होता है? खाली स्थान को चैम्बर कहते हैं। मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं जिनमें से ऊपर के दोनों चैम्बर छोटे यानी कि दोनों जो ऊपर होते हैं अलिंद वह दोनों छोटे होते हैं तथा नीचे की अपेक्षा में छोटे होते हैं। नीचे के दोनों चैम्बर बड़े होते हैं यानी कि नीलय जो होता है वह बड़ा होता है। सबसे मजबूत चैम्बर बायां नीलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। वह मांसपेशी जो हमारे हृदय को 4 भागों में बांटती है उसे सेप्टम मांसपेशी कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे सेप्टम मांसपेशी कहा जाता है। अगला टॉपिक है अलिंद या आलिंदे, आर्ट्रियम या ऑरिकल। यह हृदय का ऊपरी भाग होता है यानी कि हृदय के ऊपर कौन पाया जाता है? तो आलिंद पाया जाता है। शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। दोनों आलिंद एक दूसरे को वह एक दूसरे को अंतरालिंग भित्ति यानी कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा अलग रहते हैं। यहाँ से ये हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछता है, कई बार इसी को हिंदी में लिख देता है, इंटर ऑरिकुलर ही लिख देता है सेप्टम। तो इसको ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों आलिंद एक दूसरे को किसके द्वारा अलग होते हैं? तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं। जबकि अलिंद नीलय खांच अंट्री ओवेंट्रिकुलर सल की द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? अंट्री ओवेंट्रिकुलर सल की द्वारा अलग होते हैं। भ्रूण अवस्था में हृदय की अंतरालिंद भित्ति पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे फोरामेन ओबेल कहते हैं। वयस्कों में यह छिद्र बंद होकर एक अवशेष में रह जाता है जिसे फोसा ओबेलिस कहते हैं। कुछ शिशुओं में यह छिद्र जन्म के बाद भी पूर्णतः बंद नहीं होता है जिससे शुद्ध व अशुद्ध रक्त आपस में मिलता रहता है। ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहा जाता है। इन शिशुओं का जीवन काल अधिक नहीं होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है नीलय वेंट्रिकल। यह हृदय का निचला भाग होता है। जो नीलय होता है वह हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप करता है जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। अब हम लोग धमनी और शिरा में अंतर देखते हैं। धमनी और शिरा में क्या क्या अंतर होते हैं उसको देखते हैं।
तो सबसे पहले धमनी को देखते हैं लोग कि ये वे रुधिर वाहिनियाँ हैं जो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन रहता है। ये शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। जो धमनी होती है वह शरीर के अधिक गहराई पर पाई जाती है। इसमें रक्त का दाब तथा स्पीड दोनों उच्च होता है, जिस कारण यह मोटी होती है, यानी कि धमनियों में रक्त का दाब तथा स्पीड दोनों उच्च होता है। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुस धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों से शुद्ध रक्त बहता है। इसके रंग लाल होते हैं। इसमें ब्लड वापस आने का खतरा नहीं रहता है, जिस कारण इसमें कपाट यानी कि वाल्व नहीं पाया जाता है, यानी कि धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है। यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो महाधमनी है। धमनियाँ कोशिकाएं सबसे छोटी सूक्ष्मदर्शी रक्तवाहिकाएं होती हैं जो धमनिकाओं को सिरकाओं से जोड़ती हैं। उसके बाद देखते हैं लोग शिरा के बारे में। तो ये वो रुधिर वाहिनियाँ हैं जो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त यानी कि CO2, उसमें CO2 मिला रहता है, अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय तक ले जाती हैं। ये शरीर में कम गहराई पर पाया जाता है, यानी कि जो शिरा होता है वह कम गहराई पर पाई जाती हैं। इसमें रक्त का दाब तथा स्पीड दोनों कम होता है, जिस कारण यह पतली होती हैं। उसके बाद यहाँ पे सुधार करने वाली बात है, यहाँ पे जो धमनी है यहाँ पे धमनी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा फुसफुस शिरा को छोड़कर शेष सभी शिरा, यहाँ पे भी शिरा होना चाहिए, शेष सभी शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है। इसका रंग हल्का नीला होता है। मेरे हिसाब से तो ये यानी कि यहाँ पे जो है एरर होना चाहिए, लेकिन इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एरर था, लेकिन बाय मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हम भी इंसान हैं। अगर हमें पूरी जानकारी रहती तो इंसान होते ही नहीं। तो थोड़ा बहुत मतलब हमें जितनी जानकारी है उतना तो हम बता रहे हैं। उसके बाद देखते हैं लोग, इसमें ब्लड वापस आने का खतरा रहता है, यानी कि शिरा में ब्लड वापस आने का खतरा रहता है, जिस कारण इसमें कपाट यानी कि वाल्व पाया जाता है। यह शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक आती है। यह शरीर से रक्त को लेकर कहाँ तक जाती है? तो हृदय तक आती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी शिरा क्या है? तो वेना कावा होती है। क्या होती है? वेना कावा होती है। मछली के हृदय में केवल 2 चेंबर पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मछली के जो हृदय होते हैं उसमें केवल 2 चेंबर ही पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं लोग कि उभयचर एम्फीबियन, इनमें 3 चेंबर हृदय पाया जाता है, यानी कि जो उभयचर होते हैं उसमें कितने चेंबर होते हैं? तो 3 चेंबर हृदय पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मेंढक, सरीसृप यानी कि सरीसृप संघ के सांप और जो छिपकली है वह सरीसृप संघ के जीव हैं। इसमें कितने चेंबर होते हैं इनके हृदय में? तो 3 चेंबर पाया जाता है। मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप है, किंतु इनका हृदय 4 चेंबर वाला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि बार बार एग्जाम में अपवाद ही पूछता है। ये जो मगरमच्छ और घड़ियाल है यह क्या है? तो अपवाद है। मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप हैं, किंतु इनका हृदय 4 चेंबर वाला होता है। स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चेंबर वाला होता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठक होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 13। ब्रह्मांड में ब्लू व्हेल मछली का हृदय लगभग 280 किलोग्राम यानी कि 280 केजी है। यह विश्व में सबसे बड़ा हृदय है, यानी कि सबसे बड़ा हृदय किसके पास होता है? तो ब्लू व्हेल के पास 280 किलोग्राम का। यहाँ पे दिखाया गया है चित्र के माध्यम से कि लेफ्ट आर्ट्रियम और फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अभी कुछ यहाँ पे रिमार्क के पॉइंट है कि वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें समतापी या उष्णकटिल जंतु या वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें समतापी कहा जाता है। इस प्रकार के जंतुओं का हृदय 4 चेंबर वाला होता है। उदाहरण में देखा जाए तो उदाहरण के तौर पे पक्षी, स्तनधारी जीव और मानव पशु भी स्तनधारी आते हैं। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग किस प्रकार होता है उसको देखते हैं लोग। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिना निलय में छोड़ देता है।
दाहिना निलय, यहाँ पे निलय होना चाहिए, दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेज या छोड़ देता है। रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करता है। बाएं अलिंद इससे शुद्ध रक्त को बायां निलय में छोड़ देता है। बायां निलय सबसे चौड़ा चैम्बर है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। अब यहाँ पे कुछ रिमार्क पॉइंट दिया गया है कि दाहिना अलिंद तथा दाहिना निलय के मध्य त्रिवलनीय कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। बायां अलिंद तथा बायां निलय के मध्य द्विवलनीय कपाट यानी कि बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। कोरोजरी साइनस नामक नस से हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाती है, यानी कि हमारे शरीर में तो नसों के द्वारा रक्त पहुंच जाता है, लेकिन जो हृदय है उसके अंदर भी तो रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो वह किसके माध्यम से पहुंचती है? तो कोरोजरी साइनस नामक नस के द्वारा हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचती है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हृदय की नसें जाम हो जाती है, जिस कारण हार्ट अटैक आ जाता है। पूरे शरीर में रक्त का मार्ग, यानी कि रक्त का मार्ग किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं लोग। महाशिरा, सबसे पहले महाशिरा में रक्त जाता है, उसके बाद दाहिना अलिंद, यह दाहिना अलिंद को ट्रांसफर करता है। दाहिना अलिंद से दाहिना निलय में जाता है, उसके बाद फुफ्फुस धमनी के बाद फेफड़ा लेता है, फेफड़ा में रक्त शुद्ध हो जाता है। उसके बाद फुफ्फुसीरा में जाता है, फुफ्फुसीरा से बायां अलिंद से बायां निलय से फिर महाधमनी से धमनी, छोटी धमनी के बाद केशिका के बाद छोटी शिरा, फिर शिरा में जाता है, शिरा के बाद महाशिरा और फिर दाहिना अलिंद में आ जाता है। इस प्रकार हम लोग का रक्त का प्रवाह होता है। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आला के माध्यम से डॉक्टर लबडब की आवाज़ सुनता है। आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आला होता है वह किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे कार्य करता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। जबकि शिशु अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में 200 बार धड़कता है। व्यायाम के समय या दौड़ते समय 92 से 98, 1 मिनट में 92 से 98 बार प्रति मिनट धड़कता है। जो एथलीट होते हैं उनका 60 से 62 बार हृदय की धड़कन होती है। अब भी हम लोग के नोट पॉइंट देखते हैं कि हृदय धड़कन को कम हो जाना क्या कहलाता है? हृदय धड़कन को कम हो जाना ब्रैडीकार्डिया कहलाता है। हृदय धड़कन का अधिक हो जाना ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। हृदय धड़कन दर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियमित की जाती है। हृदय धड़कन का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लंगेटा के हृदय केंद्रीय कार्डियक सेंटर द्वारा किया जाता है। एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। अतः पूरा यानी कि 5.5 लीटर 5.5 ब्लड अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा। कितनी बार धड़कना पड़ेगा? 72 बार धड़कना पड़ेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक बार हृदय के धड़कने से उसमें कितनी ml ब्लड अंदर जाता है? तो 70 ml ब्लड अंदर जाता है। हमारी नाड़ियाँ की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से लेकर 125 तक होती है। जो नाड़ी होती है यह कहाँ पे पाई जाती है? तो जो हमारे हाथ के कलाई होते हैं वहाँ पे आप लोग थोड़ा देर अगर अपना हाथ के कलाई पे अंगूठा रखेंगे तो वहाँ पे फील होगा जैसे हम लोग का दिल धक धक करता है, वहाँ पे भी धक धक की आवाज़ आती है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेसमेकर करता है। यह हृदय में दाहिने आलिंद पर होता है। डाइगोक्सिन हृदय के उद्दीपन धड़कन को परिवर्तित कर देता है। उसके बाद अगला टॉपिक है रक्तचाप या रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। रुधिर दाब को सामान्यतः बाएं हाथ की धमनी द्वारा मापा जाता है। प्रकुचन सिस्टोलिक क्या होता है कि जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो उसे दाब को सिस्टोलिक कहते हैं। जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त
हृदय के बाहर आता है, हृदय के बाहर आता है तो उस दाब को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक के कहते हैं। उसके बाद है अनुशीतलन यानी कि डायस्टोलिक। जब निलय फैलता है, जब निलय फैलता है तो रक्त हृदय में आता है। कहाँ पे आता है, हृदय में आता है और इस दाब को डायस्टोलिक कहते हैं। क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक कहा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं तो बीपी ब्लड प्रेशर को देखा जाए तो सिस्टोलिक, सिस्टोलिक की स्पीड कितनी होती है तो लगभग 120 mmHg होती है और डायस्टोलिक की स्पीड कितनी होती है तो 80 mmHg होती है। और यह नॉर्मल अवस्था में होता है। किसमें, नॉर्मल अवस्था में। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी कितना होता है तो लगभग इसका सिस्टोलिक का स्पीड कितना होगा 140 हो जाता है mmHg और डायस्टोलिक का स्पीड 90 mmHg होता है, यानी कि इसे हाई बीपी भी बोला जाता है। एटिनॉल, एटिनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं। एटिनॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो बीपी को घटाने के लिए किया जाता है। जब बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। जब बीपी घट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में ब्लड का फ्लो कितना होता है तो 90/60 mmHg। यह लो बीपी का क्या है तो यह यानी कि लो बीपी का उदाहरण है, यानी कि लो बीपी का लक्षण है। बीपी मापने वाले यंत्र को एस्फेग्नोमैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, बीपी मापने वाले यंत्र को एस्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट। आर्टिफिशियल हार्ट क्या होता है तो कृत्रिम हृदय मानव निर्मित एक मशीन है। जब हृदय की बाईपास सर्जरी पूरी तरह से सफल ना हो सके तथा हृदय असामान्य हो जाए तो हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है तथा कृत्रिम हृदय का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर संपूर्ण कृत्रिम हृदय निलय की कार्य प्रणाली को ज़्यादा बेहतर बनाता है। 1967 ईस्वी में केप टाउन कार्डियक सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया और सामान्य कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया। हालांकि मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया पहला कृत्रिम हृदय 1982 ईस्वी में जार्विक से बनता। हृदय का नाम क्या था तो जार्विक से बनता, जिसे बार्नी क्लार्क को लगाया गया था, जिसे जोहांक कोल्फ विलियम डेविस तथा रॉबर्ट जार्विक की टीम ने डिजाइन किया था। वर्तमान में सिनकार्डिया व फोनिक्स 7 विवाको आर टोटल आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि TAH कृत्रिम हृदय भी प्रसिद्ध है जो अमेरिका द्वारा निर्मित है। एबीकोर आर्टिफिशियल हार्ट चाइना द्वारा निर्मित है। जो एबीकोर है वह किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है आर्टिफिशियल हार्ट तो यह चाइना के द्वारा निर्मित किया गया है। 1994 ईस्वी में एम्स दिल्ली में भी कृत्रिम हृदय की प्रत्यारोपण की शुरुआत हुई थी। हाल ही में IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय संबंधी रिसर्च संपन्न किए हैं। हालांकि कृत्रिम हृदय अत्यंत महंगे होने के कारण सुलभ भी नहीं हो पाते हैं। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल थे। कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर कौन थे तो डॉक्टर वेणुगोपाल थे। उसके बाद अगला चैप्टर है रक्त यानी कि ब्लड ग्रुप। ब्लड देखते हैं लोग, इसे हिंदी में रुधिर कहा जाता है और यह किन तत्वों से मिलकर बना होता है तो प्लाज्मा रक्त में यानी कि प्लाज्मा लिक्विड अवस्था में होता है। जो प्लाज्मा होता है किस अवस्था में होता है तो लिक्विड अवस्था में होता है और ब्लड में 55 से 60% पाया जाता है। उसके बाद है ब्लड कार्पुस्कल्स यानी कि रुधिराणु की मात्रा लगभग 40 से 45% होती है और यह सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। और यह किस अवस्था में होते हैं तो सॉलिड अवस्था में, और ये जो प्लाज्मा होता है वह लिक्विड अवस्था में होता है। उसके बाद और अन्य तत्वों को देखते हैं लोग। रुधिराणु को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आरबीसी है, WBC है और प्लेटलेट्स है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और ये WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। और अन्य तत्वों में यानी कि प्रोटीन में देखा जाए तो फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है और एंटीबॉडी पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल देखा जाए तो इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है और WBC का जीवन काल लगभग 4 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 7 दिन का होता है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है यानी कि गाढ़ा कोलाइड है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है तो हीमेटोलॉजी कहलाता है।
रक्त का पीएच मान, यहाँ पे पीएच होना चाहिए, पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। रक्त किस प्रकृति का होता है? तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर रक्त अर्थात उसके कुल भार का 7% होता है। अगर किसी व्यक्ति का कुल भार यानी कि किसी भी व्यक्ति के कुल भार का 7% उसके शरीर में रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। रक्त शरीर में गैसों यानी कि ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, अवशिष्ट पदार्थ आदि के संचरण के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म में होता है। किसमें होता है? मीसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त प्लीहा या तिल्ली यानी कि स्प्लीन में जमा रहता है। जो रक्त होता है वह कहाँ पे जमा रहता है? तो प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है, अर्थात स्प्लीन यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसके द्वारा किया गया था रक्त परिसंचरण की खोज? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। कितना होता है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक होता है। उसके बाद है रक्त प्लाज्मा। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसका पीला रंग इसमें मौजूद बिलिरुबिन वर्णक की वजह से होता है। यानी कि जो प्लाज्मा होता है उसमें जो पीला रंग होता है वह किस वर्णक के कारण होता है? तो बिलिरुबिन वर्णक की वजह से होता है। इसका 90% भाग जल होता है और इसमें 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने यानी कि जमाने में मदद करते हैं। ये जो दोनों प्रोटीन होते हैं वह रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है सीरम। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। ये भी हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है। बीमारियों की जांच किससे की जाती है? तो सीरम से। रुधिराणु कर्पुस्कल से। यह रक्त का कणिकीय भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसे कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लाल रक्त कणिकाएं RBC, रेड ब्लड कर्पुस्कल्स। रुधिराणु का 99% भाग RBC होता है। RBC की कुल संख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होती है। RBC में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। RBC को क्या कहा जाता है? तो इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर एवं प्लीहा स्प्लीन में होता है। खराब हुई RBC स्प्लीन में तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को RBC का कब्र या ग्रेवयार्ड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्प्लीन को RBC का कब्र या ग्रेवयार्ड कहते हैं। RBC का आकार गोल होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वह किसका परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का परिवहन करता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 14.9 ग्राम प्रति 100 ml होता है। महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर 13.9 ग्राम प्रति 100 ml होता है। रिमार्क पॉइंट देखते हैं लोग कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया यानी कि रक्तहीनता नामक रोग होता है। RBC की संख्या को हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट दिया गया है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी RBC किसकी है? तो उभयचरों की होती है
स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो हाथी की होती है। स्तनधारियों एवं ब्रह्मांड में सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की होती है। किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की होती है। उसके बाद है WBC, श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कार्पुस्कल्स। यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। इनकी संख्या 8 से 10,000 इनकी संख्या 8 से 10,000 के बीच होती है। इनमें केंद्रक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण यह सफ़ेद रंग की दिखती हैं। WBC अपना आकार बदल सकता है, यानी कि यह अनियमित आकार की होती हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। WBC का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट ऐड करेंगे लोग कि जो लांबा या कैमेल के आरबीसी में केंद्रक के पाया जाता है। ये बहुत अपवाद है कि जो लांबा और कैमल होते हैं उसमें क्या हो, केंद्रक जो आरबीसी होता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात दिया गया है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात दिया गया है। तो इसका अनुपात देखा जाए तो आरबीसी 600 अनुपात डब्ल्यूबीसी 1, यानी कि 600 अनुपात 1 इसका अनुपात होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी में वृद्धि, श्वेताणु वृद्धि, ल्यूकोसाइलोटिस एवं उनकी संख्या में कम होना, श्वेताणु ह्रास, ल्यूकोपेनिया कहलाती है। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार का होता है। यहाँ पे एक होता नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी कई प्रकार का होता है। पहला होता है इशोनोफिल। उसके बाद होता है बेसोफिल, जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है। बेसोफिल जो WBC होता है वह किसका भक्षण करता है? तो बैक्टीरिया का भक्षण करता है। उसके बाद है न्यूट्रोफिल। उसके बाद है मोनोसाइट, सबसे बड़ा। मोनोसाइट जो होता है वह सबसे बड़ा WBC होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करना। लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करना तथा जीवाणुओं को नष्ट करना। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं एवं घाव को भरने में सहायता करती हैं। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। इसे जीवाणुभक्षी कोशिकाएं फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं, जिनमें वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा कहलाती है। लिम्फोसाइट में टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट और बी सेल में बी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। बीमारियों से मुख्य रूप से प्रतिरक्षा यानी कि टी सेल करता है। बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा कौन करता है? तो टी सेल करता है। HIV में टी सेल नष्ट हो जाता है। उसके बाद है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, रक्त बिंबाणु। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है। यह किससे तरह होता है? तो यह रंगहीन होता है। यह अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं। यह अनियमित यानी कि किसी भी आकार में बदल जाती हैं। तो यह अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं, जो अत्यधिक बड़ी कोशिका मेगा कैरियोसाइट से यानी कि अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका के विखंडन से बनती है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना दिन तक होता है? तो 4 से लगभग 5 दिन होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है, यानी कि जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की मात्रा गिर जाती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का कार्य। रक्त पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त पोषक तत्व, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि अंगों तक पहुंचाता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का भी निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में प्लीहा, यहाँ पे प्लीहा होना चाहिए, एस्पिरिन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। रक्त शरीर के pH मान को नियंत्रित करता है। रक्त शरीर के किसको नियंत्रित करता है? तो pH मान को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद अगला टॉपिक है लसिका यानी कि लिम्फ। यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती हैं, जिससे लसिका निकलकर आगे प्रभावित होता है।
लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। लसिका का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो केवल एक ही दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती हैं। यह किस तरफ जाती हैं? तो यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती हैं। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य करती है। यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं। यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। रक्त का थक्का बनना अगला टॉपिक है। रक्त का थक्का बनना या जमना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लॉटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट बनने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। जब कहीं कटता है तो शरीर से रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट से प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। जो थ्रोम्बोसाइट होता है वह किस में बदल जाता है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से ही उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल लेता है। यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? तो फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन की रचना जाली के समान होती है। फाइब्रिन की रचना किसके समान होती है? तो यह जाली के समान होती है। फाइब्रिन रक्त में रुधिराणु मुख्य रूप से आरबीसी में आकर फंस जाता है, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। उसी टॉपिक को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है कि थ्रोम्बोसाइट और वायु मिलकर क्या बनाते हैं? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करते हैं। और थर्मोप्लास्टिन और कैल्शियम के साथ प्रोथ्रोम्बिन मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। किसका? थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। उसी तरह थ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजेन मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। फाइब्रिन और आरबीसी यानी कि रुधिराणु मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइब्रिन और आरबीसी मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ यानी कि कौन कौन से पदार्थ अनिवार्य होते हैं इसमें? तो विटामिन की बात किया जाए तो इसमें विटामिन के मौजूद होता है, यानी कि अनिवार्य पदार्थ हो जाएगा आपका विटामिन के। और रुधिराणु की बात किया जाए तो थ्रोम्बोसाइट से यानी कि प्लेटलेट्स मौजूद होता है। और धातु या तत्व की बात किया जाए तो कैल्शियम मौजूद होता है रक्त का थक्का बनने में। और प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन मौजूद होता है। उसके बाद कुछ रिमार्क पॉइंट दिया गया है कि अभी यहाँ पे कुछ ही रिमार्क पॉइंट दिया गया है कि ब्रेन हेमरेज यानी कि नसों का फटना ब्रेन हेमरेज के कारण विटामिन के है। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रक्त के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अतः हेपरिन को एंटी क्लॉटिंग या एंटीकोगुलेंट कहते हैं। हेपरिन को क्या कहा जाता है? तो एंटी क्लॉटिंग या एंटीकोगुलेंट कहते हैं। हेपरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाती है ताकि खून का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है, यानी कि जो हीमोफीलिया रोग है यह एक अनुवांशिक रोग है और इस रोग में जो खून का क्लॉटिंग होता है वह नहीं होता है। अतः कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। रक्त समूह का खोज लैंड एस्टीनर नामक विद्वान ने किया। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। रक्त समूह के भिन्नता के कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे लैंड एस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है उसे लैंड एस्टीनर ने क्या नाम दिया था? तो एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए तथा बी। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, ए तथा बी। इसी एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला देखते हैं लोग कि जिसमें एंटीजन ए होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। यहाँ पे ए छूट गया है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। जिसमें एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी ही होगा। जिसमें एंटीजन ए बी होगा यानी कि दोनों होगा, वह ब्लड ग्रुप कैसा होगा? तो ए बी होगा।
जिसमें एंटीजन नहीं होगा, जिसमें यानी कि एंटीजन नहीं होता है उसे ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ रिमार्क पॉइंट दिया गया है कि रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो लिम्फोसाइट्स करता है। उसके बाद है रुधिर वर्ग में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप पे एक तरफ दिया गया है, उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप ए की बात किया जाए तो इसमें कौन सा एंटीजन होगा? तो एंटीजन ए होगा। और एंटीबॉडी कौन सा होगा? तो एंटीबॉडी बी होगा। उसी तरह ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगा? तो ए होगा। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी यानी कि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी कौन सा होगा? तो ए बी होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है RH फैक्टर। अगला टॉपिक का नाम क्या है? RH फैक्टर। इसकी खोज 1940 में लैंड एस्टीनर तथा वीनर ने किया। किसके द्वारा किया गया था RH फैक्टर का खोज? तो लैंड एस्टीनर तथा वीनर के द्वारा। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था। अतः इसे RH कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे RH कहते हैं। जिसमें RH उपस्थित रहता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें RH नहीं पाया जाता है उसे RH नेगेटिव कहते हैं। भारत में 95% लोग RH पॉजिटिव हैं। यानी कि किस प्रकार के हैं? तो RH पॉजिटिव हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक है ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का आधान। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आधान कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा रहता है। यानी कि जो ब्लड बैंक होता है उसमें रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात यानी कि 200 ml उसे रक्तदान कर सकता है। भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 से लेकर 2000 के बीच रहता है। 1200 रुपया से लेकर 2000 के बीच रहता है। जब हम रक्त का आधान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ RH का भी मिलान करते हैं। यदि हम RH पॉजिटिव का रक्त किसी RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को दे तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है और बहाव प्रभावित हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। अभी यहाँ पे कुछ रिमार्क पढ़ दिया गया है कि ओ नेगेटिव वाले रक्त को सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ नेगेटिव वाले को रक्त को सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा RH पाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यदि पिता का RH पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव है, इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक है माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ऐसा है तो बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाता है यानी कि ओ के साथ देखा जाए तो अगर माता का O ब्लड ग्रुप है और पिता का A होगा तो बच्चों पे यानी कि बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो O या O हो सकता है। O या A हो सकता है। यानी कि अगर माता पिता का O और A होगा तो क्या हो सकता है? तो O या A हो सकता है। उसके बाद अगर माता पिता का O या O भी हो सकता है तो बच्चों में संभावित क्या हो सकता है? तो O और O भी हो सकता है। माता पिता का O है और ये A भी है तो क्या संभावित हो सकता है बच्चों में? A तथा B हो सकता है। उसके बाद है यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप पे O यानी कि दोनों का O हो तो बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप की संभावना क्या हो सकती है? तो दोनों का O हो सकता है। उसके बाद देखते हैं लोग A और A यानी कि माता पिता का ब्लड ग्रुप A और A होगा तो बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप होने की संभावना A और O हो सकती है। उसी तरह B और B होगा तो B और O होने की संभावना हो सकती है। और उसी तरह AB और AB होगा तो क्या हो सकता है? तो A B या AB हो सकता है। उसके बाद फिर है 8वां संभावना कि अगर माता का A ब्लड ग्रुप है और पिता का AB होगा
तो संतान में क्या हो सकता है, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। उसके बाद है अगर ये माता का बी है और पिता का ए बी होगा तो यानी कि वहीं उत्पन्न होगा, वहीं संभावना उत्पन्न हो सकती है, ए बी या ए बी हो सकती है। उसके बाद अगर माता का ए है और पिता का बी होगा तो क्या संभावना हो सकती है, तो यहाँ पे ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी और ओ हो सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक है बॉम्बे रक्त समूह। बॉम्बे रक्त समूह यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप, यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन ए बी ए होता है, यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे जो होता है उसमें एंटीजन कौन कौन सा पाया जाता है, तो एंटीजन ए बी और ओ होता है। इसकी खोज 1952 में डॉक्टर वाई एम भेंडे ने किया, अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल थोड़ा सा यानी कि शांत माहौल नहीं है, तो शादी वगैरह होने की वजह से रात को डीजे बजते रहते हैं, 1 बजे 2 बजे रात तक डीजे बजते हैं, तो वो जो साउंड होता है ना तो वीडियो में आता है, जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अगर शांत माहौल रहेगा तो किसी को शौक नहीं लगा है कि वीडियो ना बनाए, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए सॉरी। उसके बाद हम लोग का 8वां चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को देखते हैं लोग। उत्सर्जन क्या होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन यूरोटोलॉजी कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यूरोटोलॉजी कहलाता है। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्ज्य अंग कहलाते हैं। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हो सकते हैं, तो फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा, वृक्क, ये सब क्या है, तो ये उत्सर्जी अंग हैं। फेफड़ा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है, फेफड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है तथा अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाती है। त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करती है। उसके बाद अगला उत्सर्जन अंग है किडनी यानी कि वृक्क। यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के समान होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किडनी का आकार किस तरह होता है, तो सेम के बीज के समान होती है। प्रत्येक वृक्क यानी कि प्रत्येक किडनी का भार लगभग 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। दाहिना किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे दब जाता है। वृक्क का बाहरी भाग उत्तल, जो वृक्क होता है यानी कि किडनी होता है उसका बाहरी भाग कैसा होता है, तो उत्तल, जबकि भीतरी भाग अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल होता है। यहाँ पे चित्र दिया गया है, आप लोग चित्र के माध्यम से जो डाउट होगा आप लोग समझ सकते हैं। वृक्क के बाहरी पतला भाग को कार्टेक्स, जबकि आंतरिक मोटा भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। वृक्क के आंतरिक के प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 3 लाख नसें होती है जिसे वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन्स कहते हैं। यहाँ पे F नहीं होना चाहिए। वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इन्हीं नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है, अतः नेफ्रॉनों को उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉनों को क्या कहा जाता है, तो उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो प्यालेनुमा संरचना या कटोरी पाई जाती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट ही रक्त को छानता या निष्पादन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। यहाँ पे अल्ट्रा होना चाहिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। वृक्क में रक्त को छाना जाता है। इस क्रिया को अपोहन यानी कि डायलिसिस कहते हैं। अपोहन की क्रिया परासरण विधि द्वारा होता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपोहन की क्रिया होती है किसी विधि द्वारा की जाती है, तो परासरण विधि यानी कि ऑस्मोसिस मेथड द्वारा किया जाता है। डायलिसिस नलिका जो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बनी होती है, इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो उसमें से अतिरिक्त यूरिया, सोडियम आयन तथा पोटासियम आयन आदि उत्सर्जी पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं।
रेनल धमनी से ब्लड एंट्री करता है, तो और जो एंट्री करता है वो कौन सा नस होता है, तो ग्लूमेरुलस से वोमेन संपुट के द्वारा एंट्री करता है। रेनल सीरा से ब्लड एग्जिट यानी कि बाहर निकलता है। यूरेटर में यूरिन यानी कि जमा होता है यूरिन और शोषण हेनले लूप के द्वारा किया जाता है। मूत्र यानी कि यूरिन का निर्माण वृक्क करता है। इसमें 95% जल, 2% लवण, 2.6% यूरिया तथा 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का पीएच मान लगभग 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है। मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति कैसे होती है, तो अम्लीय होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। मल का पीला रंग किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण होता है। वृक्क के अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। वृक्क जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। वृक्क में पाया जाने वाला पथरी यानी कि स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। वृक्क में पथरी का बनना रीनल कल्क्यूली कहलाता है। अमोनोटेलिक क्या होते हैं, तो वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं उसे अमोनोटेलिक कहते हैं। जैसे कीट, मछली, हाइड्रा, ये अपने उत्सर्जन से क्या निकालते हैं, तो अमोनिया निकालते हैं। उसके बाद है यूरियोटेलिक क्या होता है, तो वैसे जीव जो उत्सर्जन से यूरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। जैसे स्तनधारी में कौन तो मानव और पशु। उसके बाद है यूरोकोटेलिक क्या होता है, तो वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिक अम्ल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूरिक अम्ल निकालते हैं। उसे यूरोकोटेलिक कहलाते हैं। जैसे छिपकली, पक्षी, गिरगिट और सांप, ये क्या कहलाते हैं, तो यूरोकोटेलिक कहलाते हैं। उसके बाद है ग्वानोटेलिक क्या होता है, तो वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ग्वानिन निकालते हैं। ग्वानोटेलिक कहलाते हैं। जैसे मकड़ी। रिमार्क पॉइंट है कि कीटों का उत्सर्जन के लिए हरित यानी कि ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। कीटों के उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि यानी कि ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। पेड़ पौधों का गेंद, लासा तथा दूध उनका उत्सर्जी पदार्थ रहता है। पेड़ पौधों का जो गोंद होता है, यहाँ पे गोंद होना चाहिए, गोंद, लासा तथा दूध उनका उत्सर्जी पदार्थ रहता है।